Hello students, we were studying about the topic musculoskeletal disorders, right? And we have already completed our first topic of musculoskeletal disorder, rheumatoid arthritis. Now the second one is osteoarthritis. Osteoarthritis means क्या हुआ? Bones, कहाँ की? Joint की bones, वो क्या होती है? और वहाँ क्या होता है? इन्फ्लेमेशन मीन्स जॉइंट पे क्या होने लगता है? इन्फ्लेमेशन होने लगता है. किसका जॉइंट? बोन्स का जॉइंट. जैसे मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट होते हैं, जैसे एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, नी जॉइंट. इस तरह के जॉइंट्स में क्या होती है? दो बोन सेपरेट होती है मूवमेंट करने के लिए. उनके बीच में ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है जिसमें क्या होती है? वो सेपरेट होकर मूवमेंट करती है, राइट. तो उस जॉइंट पे क्या होने लगता है? इन्फ्लेमेशन होने लगता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस उसी को बोलते हैं. अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? जैसे अगर मैं आपको एक जॉइंट का एग्जांपल दूं, तो इस तरह से अगर कोई हेल्दी जॉइंट है तो यहाँ बोन्स में एक कार्टिलेज जुड़ा होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, इस तरह से. ओके, ये कार्टिलेज क्या करता है? इन दो बोन्स को सेपरेट करता है, अलग करता है, जिससे ये दोनों बोन्स आपस में फ्रिक्शन नहीं करे, इनमें ऐसे इस तरह से फ्रिक्शन नहीं हो, ये एक दूसरे से टच नहीं हो, राइट. तो ये फ्रिक्शन नहीं हो, इसलिए ये कार्टिलेज क्या करता है? इनको सेपरेट करता है. और यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बताया था, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे फिल होता है. ओके, ये बोन्स है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है और ये क्या है? साइनोवियल फ्लूइड. अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? ये कार्टिलेज डैमेज होने लगता है. तो अगर हम इसे डैमेज कर दें तो क्या होगा? यहाँ पे इस तरह से जो बोन है वो क्या हो गई? इस तरह से क्लोज आ जाएगी. ये कार्टिलेज क्या हो गया? डैमेज हो गया और बोन्स के बीच का गैप क्या हो जाता है? कम हो जाता है. और इसमें क्या होगा? इससे होगा फ्रिक्शन, यानी वो बोन्स जब मूवमेंट करेगी तो एक दूसरे से फ्रिक्शन क्रिएट करेगी, उन्हें एक दूसरे से टच होगी. ओके, तो वो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? पेन होता है और वो जॉइंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता. तो अगर एक ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले जॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा? कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा और इस तरह से साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये स्पेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ डिजीज इन्वॉल्विंग इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट एंड डिग्रेडेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज. यानी कार्टिलेज का क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है, कार्टिलेज डिग्रेड होने लगते हैं जिसकी वजह से बोन्स में फ्रिक्शन होता है. ओके, तो ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस की डेफिनेशन. और आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं कि एक नॉर्मल जो जॉइंट होता है उसमें प्रॉपर कार्टिलेज होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड प्रॉपर कंडीशन में होते हैं. लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज डैमेज होने लग गया, दोनों बोन्स के बीच में स्पेस कम हो गया और साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है उनमें के बीच में भी क्या होने लगे? यहाँ स्पेस कम होने की वजह से और इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है? पेन होता है. ओके, तो ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस का इंट्रोडक्शन. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, नाउ सिम्टम्स. अब सिम्टम्स क्या क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस के? सिम्टम्स में देखिए, जैसे मैंने आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बताया था मॉर्निंग स्टिफनेस, वैसे ही सेम मॉर्निंग स्टिफनेस इसमें भी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में. बट डिफरेंस ये है कि वहाँ मॉर्निंग स्टिफनेस 1 आवर से ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पे लेस देन 1 आवर होती है. ओके, तो यही सेम मॉर्निंग स्टिफनेस यहाँ भी है, लेकिन टाइम क्या है? 1 आवर से कम. ठीक है, और इसका जो सेकंड सिम्टम है, यहाँ पे पेन होता है, बहुत शार्प पेन होता है, एकदम बर्निंग सेंसेशन के साथ में पेन होता है इसमें. तो पेन यहाँ पे हम लिख सकते हैं शार्प और बर्निंग सेंसेशन. ठीक है, और इसमें सिम्टम्स है लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता. इसके अलावा ग्रेटिंग सेंसेशन. ग्रेटिंग सेंसेशन मीन्स जो जॉइंट्स मूव करते हैं तो उसमें से साउंड आता है क्रैकिंग का, कि कोई चीज़ क्रैक हुई है. तो जब हम चलते हैं या फिर उन जॉइंट्स का यूज़ करते हैं वॉक करते हुए या किसी भी चीज़ में, तो वहाँ क्या होगा? एक क्रैकिंग साउंड आएगा, उसे बोलते हैं ग्रेटिंग सेंसेशन. यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में
क्रैकिंग साउंड। ओके, तो क्रैकिंग साउंड होता है जब भी उन जॉइंट्स का यूज़ होता है तो क्या आता है, आवाज़ आती है। और वो आवाज़ कैसी होती है, दो बोन्स के फ्रिक्शन की, क्योंकि दोनों बोन्स के बीच का कार्टिलेज क्या हो गया, डिग्रेड हो गया है और वो क्या कर रही है, एक दूसरे से फ्रिक्शन कर रही है, इसलिए क्या आता है, साउंड आता है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस बता दी मैंने, 1 आवर से कम होती है, पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है और ये ग्रेटिंग सेंसेशन। ये सिम्टम्स है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। आफ्टर द इंट्रोडक्शन एंड सिम्टम्स, नाउ कॉजेज। अब कौन कौन सी कॉजेज है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज करने वाले, मैंने जैसे आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस में बताया था, वैसे ही यहाँ पर भी ये जेनेटिक भी हो सकता है। मीन्स अगर हमारी फैमिली में किसी को है तो हमें भी होने के चांसेस है। इसके अलावा ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा वेट गेन करने से, कोई इंजरी हुई हो जॉइंट में तो उसकी वजह से भी होता है। स्ट्रेस, ये भी रीज़न हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। इसमें होता क्या है, मैंने आपको बताया कि आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्योंकि कार्टिलेज क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो दो बोन्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, दोनों बोन्स के बीच के मूवमेंट को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के डैमेज होने की वजह से या डिग्रेडेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी इसका रीज़न हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। और बाकी जो रीजंस है वो वही है, कोई भी जॉइंट में अगर इंजरी हुई है तो उसकी वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है उसकी वजह से हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम की है उसकी वजह से हो सकता है, और जो नॉर्मल रीजंस होते हैं स्मोकिंग और अल्कोहल, ये रीजंस भी हो सकते हैं। तो ये है कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। आफ्टर द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, नाउ पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारी बॉडी में कैसे होता है और क्यों होता है। मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का रीज़न ये है कि जो कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, राइट। अब वो आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज क्यों होता है, डिग्रेड क्यों होता है, वो हम देखते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ कार्टिलेज दो सेल्स के एक्टिव रिस्पॉन्स की वजह से होता है। एक तो होती है कॉन्ड्रोसाइट्स सेल और दूसरी होती है इन्फ्लामेटरी सेल्स। कॉन्ड्रोसाइट सेल और इन्फ्लामेटरी सेल्स। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स क्या होती है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कार्टिलेज के लिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बनाती है, जिसकी वजह से कार्टिलेज स्ट्रांग होता है और एक डिटरमाइंड शेप में रहता है। तो कॉन्ड्रोसाइट्स का काम क्या होता है, कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग बनाने का, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और स्ट्रॉन्ग किसको, कार्टिलेज को। ठीक है, अब इन कॉन्ड्रोसाइट्स और इन्फ्लामेटरी सेल्स जो इन्फ्लेमेशन करती है, इनके एक्टिव रिस्पॉन्स से एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम्स। ऐसे तो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करती है, कार्टिलेज को बनाने का काम करती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है, लेकिन इन्हीं के ही एक्टिव रिस्पॉन्स से एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनकी वजह से जो कोलाजन्स है उनका डिग्रेडेशन होता है और उसकी वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज भी क्या होता है, डिग्रेड होता है। यानी इन्हीं कॉन्ड्रोसाइट्स और इन्फ्लामेटरी सेल्स से एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो क्या करते हैं, कोलाजन्स का डिग्रेडेशन करते हैं और आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, डिग्रेड होता है। जैसे ही कार्टिलेज डिग्रेड हुआ तो मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेज के डिग्रेडेशन से दोनों बोन्स के बीच का स्पेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है और उनमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो प्रोग्रेसिवली लॉस ऑफ स्पेस बिटवीन टू बोन्स, दोनों बोन्स के बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले तो इस तरह से मैंने आपको बताया था, ये जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे कार्टिलेज होता है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन। अगर ये कार्टिलेज क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, तो क्या होगा, इन बोन्स के बीच में स्पेस कम हो जाएगा और ये बोन्स इस तरह से क्लोज आ जाएगी। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये बोन्स क्या होगी, एक दूसरे से इस तरह से क्लोज हो जाएगी। और क्लोज होने में क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, ये बोन्स जब मूव करेगी तो एक दूसरे से टच होगी और फ्रिक्शन क्रिएट होगा
और इसे हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें दो सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स और इन्फ्लामेटरी सेल्स का रोल होता है। ओके, आफ्टर द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, नाउ डायग्नोसिस। अब डायग्नोस कैसे करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस को? डायग्नोस करने के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम MRI करते हैं, इमेजिंग टेस्ट होते हैं। तो इमेजिंग टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आ सकते हैं जिससे हम पता लगाएंगे कि जॉइंट्स की कंडीशन क्या है, वो बोन्स एक दूसरे से टच है या फिर बोन्स के बीच में गैप है, कार्टिलेज की कंडीशन क्या है, ये हम किससे पता लगाते हैं? एक्सरे, MRI, इन इमेजिंग टेस्ट से। इसके अलावा ब्लड टेस्ट होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम मूवमेंट से पता लगाते हैं कि मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स हो सकता है यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। और एक और टेस्ट होता है जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस। जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस मीन्स दोनों जॉइंट्स के बीच का क्या करते हैं, जो फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड, उसको एनालाइज करते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर वो बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, वहाँ पे आर्थराइटिस कंडीशन है। तो ये हम टेस्ट करते हैं जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस में, इमेजिंग टेस्ट, ब्लड टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस। ये है डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस की। आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, नाउ ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस का? ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया हमेशा नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यानी बेसिक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के मैंने आपको कॉजेज़ बताए थे, जैसे क्या होता है, वेट अगर हम एक्सेस में गेन कर लेते हैं तो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करें यानी विदाउट ड्रग, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वेट को बैलेंस करके। यहाँ पे वेट बैलेंस थेरेपी होती है, वेट को कम करने वाली थेरेपीज़ होती है, वो यूज़ करके हम यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी करके हम जॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और अल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड करके, ठीक है, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से क्या कर सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेस मैंने आपको बताया था, ये भी क्या हो सकता है, रीज़न हो सकता है, तो स्ट्रेस भी हमको नहीं लेना है। और जॉइंट में इंजरी का हमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई इंजरी हमारे जॉइंट पे ना हो, ठीक है। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो इसके कॉजेज़ है उन्हीं से हम इसका ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जैसे हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ड्रग्स यूज़ किए थे पेन को रिलीव करने के लिए, वैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, शार्प पेन होता है जॉइंट्स में, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो यहाँ भी हम पेन को रिलीव करने वाले ड्रग्स ही यूज़ करेंगे। इसमें फर्स्ट है NSAIDs, जो उसमें भी था, NSAIDs, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन सोडियम, ये सेम ड्रग थे जो क्या करते हैं, पेन को रिलीव करते हैं। ओके, इसके अलावा है ड्यूलॉक्सिटिन और एसिटोअमिनोफेन, ये भी क्या करते हैं, पेन को रिलीव करते हैं। ये जो ड्यूलॉक्सिटिन है ये क्या करता है, क्रॉनिक पेन को ट्रीट करता है। ओके, और ये भी क्या करते हैं, पेन को ही ट्रीट करते हैं, एसिटोअमिनोफेन। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में दिए जाते हैं, जैसे कॉर्टिसोन इंजेक्शन, ल्यूब्रिकेशन के इंजेक्शन। कॉर्टिसोन इंजेक्शन जॉइंट्स में दिए जाते हैं पेन को रिलीव करने के लिए, और ल्यूब्रिकेशन इंजेक्शन क्या होते हैं, ये हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन होते हैं जो ल्यूब्रिकेट प्रोड्यूस करते हैं दो बोन्स के बीच में। जो मैंने आपको बताया कि बोन्स के बीच में कार्टिलेज डैमेज होने की वजह से उनके बीच का गैप कम हो जाता है और क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो वहाँ पे लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो फ्रिक्शन नहीं हो। तो लुब्रिकेशन क्या होता है, लुब्रिकेशन के इंजेक्शन होते हैं हाइलुरोनिक एसिड के, जो क्या करते हैं, लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करते हैं दो बोन्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस कंप्लीट होता है और मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ भी कंप्लीट होता है। वी विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास डर्मेटोलॉजी। ओके, थैंक यू।